हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एक टॉपिक के बारे में, वो है पत्रकारिता। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपसे यही मैं कहना चाहती हूँ कि जीडीसी में आपको जो भी टॉपिक मुश्किल लग रहे हैं, मुझे वो टॉपिक कमेंट कर दें और उस टॉपिक पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको नोट्स और प्रश्न उत्तर प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि देखिए, परीक्षा के लिए बहुत कम समय यानी 15 दिन का समय जो है रह गया है, और ऐसे में जो मुश्किल टॉपिक है मैं इन 2 से 4 दिनों में आप सभी के लिए कंप्लीट करके ले आऊँगी। जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ टॉपिक्स मुझे आपके द्वारा भेजे गए हैं, उन टॉपिक्स पर फ़िलहाल जो हमारी प्रश्न उत्तरी है और टॉपिक है नोट्स का, ये मैंने रेडी कर दिया है। जैसे कि हमारा पत्रकारिता का टॉपिक हो गया, अनुवाद वाला टॉपिक है, लोक साहित्य वाला टॉपिक है, इसके अलावा अर्धशासकीय वाला टॉपिक है, शासकीय पत्र वगैरह। तो ये कुछ ऐसे श्रव्य मीडिया वगैरह जो भी है पत्रकारिता के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स थे, वो सब मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो और भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको मुश्किल लग रहा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में दिए गए थे, तो वो वहाँ मैंने आपको जब नोट्स प्रोवाइड कराए थे, जो एमसीक्यू, उसमें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। बाकी अगर कोई ऐसा टॉपिक है तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी मैं 2 से 4 दिनों में आपकी समस्या का भी हल कर सकूँ। चलिए, बाकी अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है पत्रकारिता। ठीक है, तो पहली बात करें कि पत्रकारिता होती क्या है। तो जब भी देखिए न्यूज़ वगैरह आती है, पत्रों के माध्यम से लोगों तक सारी चीज़ें जो है पहुंचाई जाती है। तो पत्रकारिता का मूल अर्थ किसी विचार या संदेश को माध्यमों के जरिए जन जन तक प्रसारित करना है। तो देखते हैं कि पत्रकार उसमें क्या होता है। कोई भी संदेश होती है, कोई भी जानकारी होती है, वो हमें उन पत्रों में मिल जाती है, समाचार पत्रों में, और लोगों तक वो जानकारी पहुंच जाती है। हमारी देश के बारे में, हमारे विदेशों के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में हमें वहाँ पे जानकारी इसके माध्यम से मिल जाती है। तो इसका जो मुख्य सूत्र होता है वो होता है सच्चाई प्लस चेतना प्लस भाषा प्लस विधिवत संप्रेषण इज इक्वल टू पत्रकारिता। यानी पत्रकारिता का मूल जो है यहाँ पे आपको परिभाषा इसी में मिलता है कि देखिए, जो सच्चाई है वही दिखाई जाएगी, लोगों को के अंदर क्या है, चेतना जागृत की जाती है उस बात के प्रति। फिर भाषा का ध्यान रखा जाता है कि कौन सी भाषा में उसको संप्रेषित करना है, और उसको सही तरीके से संप्रेषण करना, यही चीज़ क्या कहलाती है। तो यही चीज़ हम क्या कहलाती है, पत्रकारिता कहलाती है। पत्रकारिता का कार्य समय और समाज के प्रति सतर्क रहकर नागरिकों में दायित्व बोध पैदा करना है। ये भी नहीं है कि लेट भी देना है, जानकारी भी तुरंत ही चाहिए समय पर, और लोगों को उन चीज़ों से सचेत भी करना है। तो यही क्या है, मुख्य दायित्व है। ठीक है, एक और अर्थ देख लेते हैं कि पत्रकारिता केवल सूचना का संकलन नहीं है कि केवल हमने सूचनाएं इकट्ठी कर ली और वो पत्रकारिता कहलाती है, बल्कि यह सत्य का लोकतंत्रीकरण है। यानी जो सत्य है वही दिखाया जाए। ये नहीं कि कुछ भी घटना बना के हमें बस मसाला तैयार करना है और बस दिखा देना है। जो सच है, जो हमारे देश में, जो हमारे बाहरी देशों में हो रहा है, उन सभी को लोगों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। इसका मूल संस्कृत धातु पत्र से है। तो ये किससे बना है, पत्र से बना है, जिसका अर्थ है पत्ता या पृष्ठ जिस पर कोई सूचना क्या हो, अंकित हो। तो आज के संदर्भ की अगर बात करें, क्योंकि प्रिंट डिजिटल इन चीज़ों से हम जुड़ चुके हैं, तो किसी भी माध्यम जैसे कि प्रिंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, या फिर कोई डिजिटल माध्यम हो गया, उसके द्वारा जन रुचि की सूचनाओं को शासन, समाज और जनता के बीच साझा करना ही क्या कहलाता है, पत्रकारिता कहलाता है। ये तो हमारा हो गया कि इसका अर्थ क्या है। अब बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला है, इसका मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की रक्षा करना। तो सरकार की नीतियों का विश्लेषण करना और जनता की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाना, यही इसका एक उद्देश्य है। दूसरा है सामाजिक एकीकरण। तो विभिन्न वर्गों, धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद कायम रखना,
यानी जो है चीज़ें, जहाँ की जो भाषा है उसके अनुसार लोगों के बीच अपनी बात रखना, कि उनको अनजाना फील ना हो, उनको अलग से ऐसा ना हो। नैतिक मार्गदर्शन, और ये भी नहीं है कि गलत तरीके से गलत चीज़ें लोगों तक पहुंचानी है। तो समाज में जो भी कुरीतियां हैं उसके विरुद्ध जनमत तैयार करना। जैसे अगर बात करें तो राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी से सती प्रथा के खिलाफ समर्थन किया था, तो उन्होंने भी पत्रकारिता का ही माध्यम चुना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का आप उदाहरण ले सकते हैं, उनके द्वारा जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई है, इन सब के माध्यम से इन्होंने जो जागरूकता फैलाई है, भारतेंदु युग में हो गया, द्विवेदी युग में हो गया, ये सभी पत्रकारिता के माध्यम से किस प्रकार इन्होंने जन को जागरूक किया है, एक एक उदाहरण आप यहाँ पर पत्रकारिता से ले सकते हैं। इसके अलावा जो है समस्या का समाधान करना, तो जनता की जो बेसिक समस्याएं होती है, बुनियादी समस्याएं होती है, बिजली, पानी, सड़क, इसको प्रशासन के सामने लाकर उनका समाधान करवाना भी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य होता है। अब पत्रकारिता का महत्व क्या है? तो पत्रकारिता जो है समाज के लिए स्मृति और दृष्टि दोनों का कार्य करती है। ये क्या करती है? इतिहास का कच्चा चिट्ठा हमारे सामने रख देती है। आज की पत्रकारिता कल का इतिहास बनती है। किसी कालखंड की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए तत्कालीन समाचार पत्र सबसे प्रामाणिक स्रोत होते हैं, कि अब करंट में जो चल रहा है वो ही कल को क्या बन जाएगा, हमारा एक इतिहास बन जाता है। तो यही चीज़ें इसके माध्यम से बताई जाती है। जनमत का निर्माण, जटिल विषयों पर सरल व्याख्या देकर पत्रकारिता जनता को अपनी राय बनाने में मदद करती है। तो कोई भी विषय हो गई, वो जनता उस पर क्या अपने विचार रखती है, क्या चीज़ें आप देखते हैं कि अगर हम प्रिंट में इसकी बात कर ले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, टीवी पे देखते हैं देश में चल रही घटनाओं के बारे में, वहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि आपकी क्या राय है इस विषय के बारे में। तो इसी प्रकार से आप पेपर देख के आते हैं, वहाँ पे लोग मौजूद रहते हैं, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके क्या विचार है, कैसी परीक्षा है। तो ये आगे तक फिर ऐसी बातें जो है आगे तक सरकार तक, आगे जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उन तक किसी भी चीज़ को पहुँचाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता, संकट के समय जैसे युद्ध या महामारी देश को एकजुट करने और सही जानकारी देने में इसकी भूमिका अतुलनीय है। तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि जो युद्ध का संकट है उसका प्रभाव अभी देश में हमारे यहाँ पर क्या क्या पड़ रहा है, हमारी व्यवस्था में भी अब दिक्कतें आ रही हैं। सबसे गैस सिलेंडर को लेके देख सकते हैं, तो किस प्रकार से बार बार हमें जागरूक किया जाता है कि आपको कैसे इससे सतर्क रहना है कि कोई परेशानी ना हो। तो ये पत्रकारिता के माध्यम से ही लोगों तक बात पहुंचाई जाती है और लोगों की बात सरकार तक पहुंचाई जाती है। महात्मा गांधी के अनुसार समाचार पत्रों के 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए: जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना, जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना, सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना। तो ये गांधी जी ने समाचार पत्रों के उद्देश्य बताए हैं। अब पत्रकारिता के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो आज पत्रकारिता का विस्तार समाचार पत्रों से आगे बढ़कर दूरदर्शन, फिल्म और आकाशवाणी तक हो चुका है। इसके कुछ प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। पहला है साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता। इसमें भाषा, काव्य, नाटक, चित्रकला और संगीत जैसे विषयों पर चर्चा होती है। अगला है विज्ञान पत्रकारिता। यह आम जनता को वैज्ञानिक खोजों, तकनीकी और स्वास्थ्य जैसे विषयों से जोड़ती है। हिंदी में इसकी विधिवत शुरुआत 1915 में प्रयाग से प्रकाशित विज्ञान पत्रिका से मानी जाती है। अब देखिए पत्रकारिता की अलग अलग श्रेणी में हम बात करें, अलग अलग रूपों की, तो एजुकेशन टाइम्स आती है, रोजगार समाचार। देखिए एजुकेशन टाइम में एजुकेशन के बात में आपको मिलेगी, बिजनेस वाले में बिजनेस की बातें मिलती हैं, रोजगार समाचार आता है जिसमें आपको रोजगार के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो अलग अलग पत्रकारिता के रूप आप स्वयं अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं। देखिए इसके अलावा खेल पत्रिका। भारत में इसकी विधिवत शुरुआत 1960 से मानी जाती है। नव भारत टाइम्स में अक्षय जी ने सर्वप्रथम खेल स्तंभ
शुरू किया था। तो यहाँ से ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है फिल्मी पत्रकारिता। इसकी शुरुआत 1932 में रंगभूमि पत्रिका के प्रकाशन से शुरू हुई, जिसके प्रथम संपादक श्री लेखराम थे। ठीक है, तो ये हमारी पत्रकारिता के विषय में जानकारी है। नेक्स्ट है ग्रामीण पत्रकारिता। यह ग्रामीण समाज की समसामयिक आवश्यकताओं और विकास योजनाओं पर केंद्रित होती है। फिर है रेडियो पत्रकारिता। रेडियो को ध्वनि और शब्द के सामंजस्य का सर्वोत्तम साधन माना गया है। तो रेडियो पर आप जो मुख्य रूप से सुनते हैं वो ध्वनि है और शब्द है। गांधी जी ने इसे अद्भुत चमत्कार कहा था। तो उसके माध्यम से ही आप उन भाषाओं, उन शब्दों के ऊपर सुनते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, और उनसे आप जुड़ते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि रेडियो पर सबसे जो मुख्य होता है वो होता है ध्वनि और शब्दों का। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास कहाँ से हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, चलिए इस बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके उद्भव काल की अगर समय सीमा की बात करें तो 1826 से लेके 1867 का जो समय था वो इसकी शुरुआत थी। प्रारंभिक चरण की बात कर ले तो हिंदी पत्रकारिता का जन्म बंगाल, कलकत्ता से हुआ था, जो उस समय बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र था। पहला समाचार पत्र तो सभी को पता है, कौन सा है? तो 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड यानी उगता हुआ सूर्य का प्रकाशन शुरू किया। यह एक साप्ताहिक पत्र था। तो इस पत्र पर आपको पता ही है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है कि पहला समाचार पत्र कौन सा था, इसकी तिथि क्या थी। तो यही सब यहाँ पर ये इसके बारे में। उस समय जो चुनौतियाँ थी वो क्या थी? उस समय कलकत्ता में हिंदी भाषियों की कमी और डाक दरें बहुत अधिक होने के कारण यह पत्र 4 दिसंबर 1827 को बंद हो गया। 26 में शुरू हुआ और 27 में बंद हो गया। इसी याद में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पत्रकारिता दिवस भी आपको पता चल गया कि 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अन्य शुरुआत इसके अलावा भी और भी पत्र आए थे। तो कौन कौन से थे? तो बनारस अखबार 1845, सुधाकर 1850 और प्रजा हितैषी 1855। ठीक है, ये कुछ मुख्य समाचार थे जो उस वक्त जो थे वो। इसके अलावा मतलब जो पहली पत्रिका थी उसके अलावा जो अन्य अखबार आए थे वो ये थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके अलावा देखिए तो शुरुआती पत्रकारिता पढ़ ली। फिर भारतेंदु युगीन पत्रकारिता कौन सी थी? तो 1867 से 1900। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का वह स्वर्णकाल है जहां से पत्रकारिता ने सूचना देने के साथ साथ समाज बदलने का संकल्प लिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रकारिताओं के माध्यम से इसे एक जन आंदोलन बना दिया। तो भारतेंदु के समय पत्रकारिताओं का जो स्थान था वह आप सभी को पता है। तो पृष्ठभूमि और समय सीमा की बात कर ले तो प्राथमिक चरण में आपने कहाँ तक पढ़ा था? 1867 तक। तो जो भारतेंदु युग शुरू हुआ था उसमें जो पत्रकारिता की शुरुआत थी वो 1867 से हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा के प्रकाशन से ये शुरू होता है और 1900 में सरस्वती पत्रिका के जन्म तक यह चलता है। ठीक है, इस समय देश क्या था? अंग्रेजों की गुलामी में था और समाज कुरीतियों यानी बाल विवाह, छुआछूत से जूझ रहा था। तो ये समस्याएं उस समय देश में मौजूद थी। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे पत्रकारिता के क्या कह सकते हैं हम? मुख्य स्तंभ थे। इन्होंने 3 प्रमुख पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को जो है नई दिशा प्रदान की। इनके द्वारा जो तीनों पत्रिकाएं हैं इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो देखिए कवि वचन सुधा 1867, शुरुआत में यह केवल पुरानी कविताओं को छापती थी, लेकिन बाद में यह राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर प्रहार करने लगी। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित हुई थी। इसने हिंदी गद्य को एक नया और परिष्कृत रूप दिया। फिर है बाला बोधिनी, यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए थी, जो उस समय एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। प्रकाशन वर्ष 1874 और अधिकतर पूछ लेते हैं कि सबसे
पहले जो है कौन सी पत्रिका की शुरुआत की गई जो महिलाओं पर आधारित थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के कृत। अब बात करते हैं कि भारतेंदु युग में जो पत्रकारिता थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो ये इस युग में पत्रकारिता जो है वो एक मिशन के रूप में थी। इस दौर में संपादक पत्रकार कम और देशभक्त ज़्यादा थे। इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि सोए हुए भारत को जगाना था। तो एक मिशन के तौर पे उस समय पत्रकारिता को यूज़ किया गया। नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना। पहली बार समाचार पत्रों ने खुलकर अंग्रेजी हुकूमत की आर्थिक लूट पर लेख लिखे थे कि किस प्रकार जो है देश को लूटा जा रहा है। नेक्स्ट है समाज सुधार। तो विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया गया। तो उस समय जैसे देश में स्थिति थी और विधवा विवाह जो है उसका समर्थन किया गया, बाल विवाह पर क्योंकि छोटे बच्चों के इस टाइम शादी कराई जाती थी तो उस पर रोक लगाई गई और अपने देश की बनी गई वस्तुओं के इस्तेमाल पे जोर डाला गया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के कृत जब हम पढ़ते हैं, नाम मैं भूल गई अभी, तो उसमें भी हमने पढ़ा हुआ था कि जो उस निबंध में भी भारतेंदु जी ने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध में भारतेंदु जी ने स्वदेशी वस्तुओं पर किस प्रकार से अपनाने पर जोर दिया है, वो आप इस पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है साहित्यिक पुट। इस युग के संपादक खुद बड़े साहित्यकार थे जैसे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, इसलिए समाचारों की भाषा बहुत प्रभावशाली और व्यंग्यपूर्ण होती थी। गद्य का विकास, खड़ी बोली हिंदी को पत्रकारिता की भाषा के रूप में स्थापित करने का श्रेय इसी युग को दिया जाता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि इस युग में कुछ चुनौतियों और संघर्षों का सामना भी करना पड़ा। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? देश में अंग्रेजी व्यवस्था लागू थी, अंग्रेजी शासन था, तो उनका कानून भी था। तो अंग्रेज़ों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे कानून बनाए ताकि भारतीय भाषाओं के अखबारों को दबाया जा सके। नेक्स्ट इसके बाद आर्थिक संकट, विज्ञापन नहीं मिलते थे और पाठक क्या है कम थे। अधिकांश संपादक अपनी जेब से पैसा लगाकर या घर बेचकर अखबार चलाते थे क्योंकि पैसे उनको कहाँ से मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तो इसलिए ये भी संकट था। तकनीकी अभाव भी था, छपाई की मशीनें पुरानी थी और वितरण की सुविधा भी बहुत कम थी। तो ये चुनौती और संघर्ष उस समय झेलना पड़ता था। फिर भी इस युग का हम कह सकते हैं कि महत्व बहुत अधिक है। भारतेंदु युगीन पत्रिका ने जनमत शब्द को जन्म दिया। इसने जनता को सिखाया कि राजा या सरकार की आलोचना करना पाप नहीं बल्कि नागरिक का अधिकार है। इस युग ने आगे चलकर द्विवेदी युग और गांधीवादी पत्रकारिता के लिए मजबूत जमीन तैयार की। अब बात करते हैं इस युग के प्रमुख पत्रों और उनके संपादकों के बारे में। तो पहला है हिंदी प्रदीप। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा जो बाकी और पत्रिकाएं हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जो कि प्रयाग इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। इस पत्र की क्या विशेषता रही है कि यह पत्र 33 वर्षों तक चला और अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे तीखा शर्त था इसमें। नेक्स्ट है ब्राह्मण पत्रिका जिसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। अपनी ठेठ देसी भाषा और व्यंग्य के लिए ये प्रसिद्ध थी। चंदे के लिए उन्होंने 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान जैसा प्रसिद्ध नारा लिखा था। नेक्स्ट है आनंद कादम्बिनी जिसके संपादक है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ये मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। यह कलात्मक और उच्च साहित्यिक रुचि का पत्र था। नेक्स्ट है भारत मित्र जिसके संपादक थे बालमुकुंद गुप्त। ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इसने राजनीतिक मुद्दों पर बहुत निर्भीकता से लिखा था। ठीक है, अब बात करेंगे हम द्विवेदी युग की पत्रकारिताओं के बारे में जिसका समय है 1900 लेके 1920 तक। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का वह चरण है जिसमें परिष्कार और अनुशासन का युग कहा जाता है। इस युग के केंद्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे जिन्होंने हिंदी भाषा को एक मानक रूप दिया और पत्रकारिता को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। पृष्ठभूमि और कालखंड के बारे में बात करें तो भारतेंदु युग में पत्रकारिता में उत्साह और देशभक्ति तो थी लेकिन भाषा को कोई निश्चित व्याकरण या मानक स्वरूप नहीं था। यही चीज़ द्विवेदी युग में डाली गई। द्विवेदी युग ने उसी उत्साह को अनुशासन और शुद्धता के साथ जोड़ा। इसका समय मुख्य रूप से 1900 से लेके 1920 तक माना जाता है। युग प्रवर्तक की बात करें तो देखिए
इस युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका जो है मुख्य रूप से प्रवर्तन का श्रेय इनको दिया जाता है। सन 1900 में इलाहाबाद प्रयागराज से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। अधिकतर पूछा जाता है सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से शुरू हुआ, 1900 में, और द्विवेदी जी ने इसको कब से संभाला है, तो 1903 से, जिन्होंने इसको एक नई दिशा, एक नई क्रांति प्रदान की। उन्होंने क्या किया, पहली चीज़ भाषा का परिमार्जन किया। उन्होंने लेखकों की वर्तनी और व्याकरण की अशुद्धियों को दूर किया। खड़ी बोली की स्थापना की। इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर, पहले क्या था, ब्रज भाषा का इस्तेमाल होता था भारतीय हिंदू युग में, लेकिन थोड़ा बहुत खड़ी बोली का होता था, लेकिन ज़्यादा ब्रज का। इन्होंने खड़ी बोली, ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को हिंदी, कविता और गद्य दोनों की मुख्य भाषा बनाया। तो कविता के लिए तो स्पेशली ब्रज भाषा ही प्रयोग होती थी। इन्होंने दोनों रूपों को खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया। ज्ञान विज्ञान का विस्तार। सरस्वती में केवल कविताएं ही नहीं बल्कि भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास और विज्ञान पर भी लेख छापे जाते थे। तो ये अब क्या हो गया कि सरस्वती पत्रिका में क्या क्या चीज़ें छपती थी। इस युग की क्या क्या विशेषताएं रही है, तो नैतिकता और आदर्शवाद। इस युग की पत्रकारिता में श्रृंगार के बजाय मर्यादा और नैतिकता पर अधिक जोर था। राष्ट्रवाद का प्रसार। स्वदेशी और स्वराज के संदेश को प्रमुखता से इसमें उठाया गया। इसके अलावा जो है अनुवाद कार्य किया गया। अन्य भाषाओं अंग्रेजी, बंगला, मराठी के श्रेष्ठ साहित्य का अनुवाद हिंदी पत्रिकाओं में प्रमुखता से छपा। तो अनुवाद का कार्य भी इसी में शुरू किया गया। व्यावसायिकता की शुरुआत। पत्रकारिता धीरे धीरे एक व्यवस्थित व्यवसाय का रूप लेने लगी। तकनीकी रूप से छपाई और चित्रों के प्रयोग में सुधार हुआ। पहले जहां इन चीज़ों का अभाव था, वही इस युग की क्या है, विशेषता बन गई। पत्रकारिता में एक नया मोड़ आया जब द्विवेदी युग में प्रताप पत्रिका और गणेश शंकर विद्यार्थी का आगमन हुआ। जहां सरस्वती भाषा और साहित्य पर केंद्रित थी, वहीं प्रताप ने पत्रकारिता को जुझारू और संघर्षशील बनाया। विद्यार्थी जी ने अपनी पत्रकारिता से न केवल अंग्रेजों को चुनौती दी, बल्कि सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ भी आवाज उठाई। वे मानते थे कि पत्रकारिता का धर्म सत्य के लिए लड़ना है, चाहे कीमत कुछ भी हो। तो द्विवेदी युग में जो सरस्वती पत्रकार थी, इसमें हमें भाषा और साहित्य पर देखने को मिला। वहीं पे जब गणेश शंकर विद्यार्थी जी का आगमन हुआ, तो उन्होंने इसमें बदलाव किया। इसमें उन्होंने अंग्रेज़ों को चुनौती दी। उन्होंने जो हमारे देश में जो दंगे फैले हुए थे आज़ादी से पहले का, क्योंकि ये पत्रिका है, तो उसमें इन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। फिर भी इस युग की कुछ चुनौतियां हमें देखने को मिलती थी। क्या क्या चुनौती थी? कठोर प्रेस कानून। तो जब देखा जाएगा कि भाई प्रेस के माध्यम से जनता को सचेत किया जा रहा है, तो ये चीज़ें कैसे बर्दाश्त हो सकती थी अंग्रेज़ों को। तो इसके लिए कठोर प्रेस कानून बनाए गए। अंग्रेज़ों ने 1908 और 1910 में प्रेस एक्ट लागू किए, जिससे पत्रिकाओं पर भारी जुर्माना लगाना और उन्हें बंद करना आसान हो गया। इसके अलावा साधनहीनता यानी साधनों की कमी। बिजली और आधुनिक मशीनों की कमी के बावजूद संपादकों ने अपनी लगन से उच्च स्तर की सामग्री पाठकों तक पहुंचाई। महत्व क्या है? तो साहित्यिक क्रांति। इस युग ने प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद जैसे महान रचनाकारों को जन्म दिया। हिंदी का मानकीकरण। आज हम जो शुद्ध रूप हिंदी लिखते और बोलते हैं, उसकी नींव जो है इसी युग में रखी गई। जन जागरण। पत्रकारिता ने जनता को विश्व स्तर पर हो रही घटनाओं जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध से अवगत कराया और उन्हें वैश्विक समझ पैदा की। तो ये द्विवेदी युग की पत्रकारिता के विषय में महत्वपूर्ण चीज थी। द्विवेदी युगीन पत्रकारिता ने भारतेंदु युग की कच्ची मिट्टी को एक सुव्यवस्थित और सुंदर घड़े का रूप दिया। इसने पत्रकारिता को एक गंभीर उत्तरदायित्व बनाया और भविष्य की छायावादी एवं गांधीवादी पत्रकार के लिए एक सशक्त मंच तैयार किया। ठीक है, अब बात करें कि द्विवेदी युग में कौन कौन सी प्रमुख पत्रिकाएं थी। चलिए इस पर भी एक शॉर्ट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला सरस्वती, जिसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये इलाहाबाद से छपती थी। हिंदी भाषा के मानक स्वरूप का इसने निर्माण किया।
नेक्स्ट है प्रताप, जिसके संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। यह एक क्रांतिकारी पत्र था। किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाने के कारण विद्यार्थी जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा इस पत्रिका की वजह से। नेक्स्ट है अभ्युदय, जिसके संपादक हैं मदन मोहन मालवीय। ये प्रयाग से प्रकाशित होती थी। उन्होंने उदारवादी राष्ट्रवाद और धार्मिक सांस्कृतिक चेतना का प्रसार किया। नेक्स्ट है कर्मवीर, माखनलाल चतुर्वेदी कृत। ये जबलपुर और फिर खंडवा यहाँ से प्रकाशित होती थी। राष्ट्रभक्ति और गौरवपूर्ण कविताओं के माध्यम से जनता को जगाने का इसमें प्रयास किया गया। नेक्स्ट है इंदु, जिसके संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त। ये काशी से प्रकाशित होती थी। इसमें जयशंकर प्रसाद जैसे छायावादी कवियों की रचनाएं छपती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे छायावादीन युगीन, जो पत्रकारिताएं हैं छायावाद युग की, उसके बारे में। तो द्विवेदी युग जो है 1920 में ख़त्म हो गया। तो 1920 से लेकर 1947 तक छायावाद युग का समय रहा है। तो हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का वह दौर है जब पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं रह गया था, बल्कि देश को स्वतंत्रता दिलाना और समाज की साहित्यिक गहराई प्रदान करना था। इस युग में क्या है, गांधी जी के आंदोलनों और हिंदी साहित्य में छायावाद के उत्कर्ष का काल था। ठीक है, इसकी समय सीमा और कालखंड पृष्ठभूमि की बात कर लें तो यह युग मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, जो कि प्रथम विश्व युद्ध 1918 से 1920 से लेकर भारत की आज़ादी 1947 तक का माना जाता है। तो उस समय तक का इसका समय है। इस समय भारतीय जनता में महात्मा गांधी का प्रवेश हो चुका था, जिससे पत्रकारिता में सत्याग्रह और असहयोग की गूंज बढ़ गई थी। अब इस युग की क्या क्या विशेषताएं हैं? पत्रकारिता पूरी तरह से आज़ादी के आंदोलन को समर्पित थी। अखबारों का मुख्य काम जनता को अंग्रेज़ों के खिलाफ लामबंद करना था। ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य और पत्रकारिता का मिलन। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा जैसे महान कवियों ने पत्रकारिता के माध्यम से अपनी रचनाएं जो है जनता तक पहुंचाई। नेक्स्ट है गांधीवादी प्रभाव। गांधी जी के विचारों अहिंसा, स्वदेशी और छूतोद्धार के प्रसार के लिए नवजीवन और हरिजन सेवक जैसे पत्रों ने नई जमीन प्रदान की। तो इस युग में हमें गांधी जी का प्रभाव देखने को मिलता है। भाषा सौंदर्य। द्विवेदी युग की रूखी और व्याकरण प्रधान भाषा के स्थान पर इस युग में भाषा अधिक कोमल, प्रतीकात्मक और भावात्मक हो गई। अब इसमें जैसे हमने उसमें पढ़ा द्विवेदी युग में गणेश शंकर विद्यार्थी का योगदान, वैसे ही यहाँ पर हमें बाबूराव विष्णु परारकर जो है इनका योगदान देखने को मिलता है। हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से इनको जाना जाता है। छायावाद युग में आज अखबार के संपादक बाबूराव विष्णु परारकर ने पत्रकारिता को एक शास्त्रीय रूप दिया। उन्होंने हिंदी को अनेक नए शब्द दिए, जैसे राष्ट्रपति, निर्वाचन और अधिवेशन। उनकी संपादकीय शैली इतनी प्रभावशील थी कि आज को उस समय का सबसे विश्वसनीय अखबार माना जाता था। तो इनकी जो पत्रिका थी वो क्या थी? तो आज। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो पत्रकारिता के विविध आयाम क्या क्या थे इस युग की, छायावादी युग की हम बात कर रहे हैं। तो क्रांतिकारी पत्रिकाएं। भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रताप और भविष्य जैसे पत्रों ने जोखिम उठाया। इसके अलावा हास्य व्यंग्य की पत्रिकाएं भी छपती थी। मतवाला और चुनमुन जैसे पत्रों ने राजनीतिक विसंगतियों पर करारे प्रहार किए। इसके अलावा महिला पत्रकारिता हमें देखने को मिली। महादेवी वर्मा ने चांद पत्रिका का संपादन कर स्त्री शिक्षा और उनके अधिकारों की बात कही। ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ चुनौतियां भी देखने को मिली। कठोर सेंसरशिप। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस ऑर्डिनेंस के जरिए अखबारों की आवाज़ दबाने की कोशिश की। कई संपादकों को जेल हुई और कई के प्रेस जो है वो जब्त कर लिए गए। इसके अलावा आर्थिक अभाव भी देखने को मिला। देशभक्ति के कारण विज्ञापन नहीं मिलते थे, फिर भी संपादकों ने मिशन समझकर अखबार चलाना जारी रखा। तो जैसे हो सके उन्होंने इसको बंद नहीं किया, जारी रखने का प्रयास जरूर किया। इस युग का क्या महत्व रहा है?
तो बौद्धिक विकास, इस युग ने पाठकों को विश्व की राजनीति और दर्शन जैसे कि मार्क्सवाद, गांधीवाद से परिचित करवाया। स्वतंत्रता का आधार, यदि इस युग के अखबार ना होते तो आज़ादी का संदेश गांव-गांव तक इतना प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचता। साहित्यिक समृद्धि, छायावादी कविता और यथार्थवादी कहानियों जैसे कि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं घर घर तक पहुंचाने का श्रेय इस युग यानी छायावाद युग की पत्रकारिताओं को जाता है। अब बात करेंगे छायावाद युग के पत्र और पत्रिकाओं के बारे में। तो सबसे पहला है आज पत्रिका 1920 ईस्वी, जिसके संपादक हैं शिव प्रसाद गुप्त और बाबूराव विष्णु परारकर। इन्हें हिंदी पत्रकारिता का मंदिर कहा जाता है, यानी आज पत्रिका को। इसने आधुनिक समाचार संपादन के अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं। नेक्स्ट है हंस पत्रिका 1930 ईस्वी, जिसके संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी। यह पत्रिका सामाजिक चेतना और दलित स्त्री विमर्श का केंद्र बनी। इसका उद्देश्य साहित्य को राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई बनाना था। नेक्स्ट है मतवाला, जिसके संपादक थे महादेव प्रसाद सेठ और निराला जी। यह एक व्यंग्य प्रधान पत्र था। निराला जी की विद्रोही कविताएं इसी में छपती थी। इसका आदर्श वाक्य था अमिये गरल शशि सीकर। ठीक है, आदर्श वाक्य भी कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए इसको भी यहाँ मैंने डाल दिया था। नेक्स्ट है कर्मवीर पत्रिका, जिसके लेखक संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। ये जो पत्रिका थी राष्ट्रभक्ति और बलिदानी भावना का संचार करने वाला प्रमुख पत्र था। नेक्स्ट है विशाल भारत, जिसके संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी। इसने प्रवासी भारतीयों की समस्याओं और उच्च कोटि के साहित्यिक आलोचना को प्रमुखता दी। नेक्स्ट बात करेंगे समकालीन पत्रकारिता की, जिसका समय था 1947 से वर्तमान तक। समकालीन पत्रिका 1947 से वर्तमान तक का दौर हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में सबसे अधिक उतार चढ़ाव, तकनीकी प्रगति और विस्तार का काल है। ठीक है, आज़ादी के बाद से अब तक की पत्रकारिता को हम मिशन से प्रोफेशन और फिर प्रोफेशन से मार्केट बनने की प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं। तो आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 1947 तक की जो स्थिति थी वो देश में क्या था, आर्थिक समस्याएं भी जूझनी पड़ रही थी, देशभक्ति के प्रति सबका रुचि था, तो इन सबसे जुड़ी हुई पत्रिकाएं थी। लेकिन इसके बाद का जो समय है वो मिशन से क्या बन गया, एक प्रोफेशन बन गया पत्रकारिता, और फिर प्रोफेशन से एक मार्केट यानी बाजार बन गया है। किस प्रकार से एक होड़ लगी है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद का प्रारंभिक चरण यानी 1947 से 1970 के बीच का जो था वो राष्ट्र के निर्माण का था। इसके प्रमुख प्रमुख पत्र जो इस समय की थी वो थी नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, जनसत्ता और नई दुनिया। विशेषताएं रही है, इस दौर में संपादकों का बहुत सम्मान था। पत्रकारिता में भाषा की शुद्धता और नैतिक मूल्यों पर जोर दिया जाता था। इसको हम पत्रिकाओं का स्वर्ण युग कह सकते हैं। इस युग में धर्मयुग, धर्मवीर भारती की, दीनमान, अज्ञेयकृत और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसे पत्रिकाओं ने हिंदी समाज को वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया। इसके अलावा देख सकते हैं जो पत्रिकाओं का समय है वो है आपातकाल और पत्रकारिता। 1975 से 1977 का जो समय था ये सबसे चुनौतीपूर्ण समय था। सेंसरशिप, सरकार ने अखबारों पर कड़ा पहरा बिठा दिया था, प्रतिरोध किया गया। जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस जैसे पत्रों ने खाली संपादकीय छोड़कर विरोध दर्ज कराया। इसी दौर ने कुलदीप नैयर जैसे साहसी पत्रकारों को जन्म दिया। इसके बाद जो समय था 1977 के बाद वो रहा है व्यावसायिकता और विस्तार का समय 1980 से 2000 के बीच का। 1980 के बाद हिंदी अखबारों ने अपनी तकनीकी बदली और वे महानगरों से निकलकर छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच गए। स्थानीय संस्करण, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसे अखबारों ने जिला स्तर पर संस्करण शुरू किए, जिससे पाठकों की जो संख्या है वो कहाँ तक पहुंच गई, करोड़ों में पहुंच गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदय हुआ। 90 के दशक के अंत में टीवी न्यूज़ चैनलों जैसे आज तक, जी न्यूज़ की शुरुआत हुई। इसने खबरों को देखने की आदत डाली। ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर शुरू हो गया इसी टाइम पे 90 के दशक से। ठीक है, अब उसके बाद का समय अगर हम बात करें
तो 2000 से लेके वर्तमान तक की क्या क्या स्थितियाँ रही है इस बारे में बात कर लें। तो इसके बारे में देख सकते हैं कि डिजिटल क्रांति का उदय हुआ। अब समाचार केवल कागज पर नहीं बल्कि मोबाइल के ऐप्स, ट्विटर और फेसबुक पर हैं। वेब पत्रकारिता और पोर्टल्स ने सूचना की गति को बिजली की तरह तेज कर दिया। इसके अलावा हमें कंटेंट का बाजार भी देखने को मिलता है कि पत्रकारिता अब बड़ा उद्योग बन चुकी है। अब समाचारों का चयन टीआरपी और सर्कुलेशन के आधार पर होता है। नागरिक पत्रकारिता, अब हर व्यक्ति जिसके पास स्मार्टफोन है एक पत्रकार की भूमिका निभा सकता है। सोशल मीडिया ने आम आदमी को अपनी समस्या उठाने का मंच दिया है। तो कोई भी बात करें तो आप अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करते हो या फिर कहीं कुछ हो रहा है रिकॉर्ड करके पब्लिश कर देते हो। तो ये जो है क्षेत्र इस प्रकार से बढ़ा है। हाइपर लोकल रिपोर्टिंग, आज आपके मोहल्ले की छोटी से छोटी खबर भी डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध हो जाती है। लेकिन इससे क्या हुआ है, हमें जो है वर्तमान समय में चुनौतियां भी देखने को मिलती है। अब क्या क्या चुनौतियां हैं जो गंभीर संकट उत्पन्न करती है। सबसे पहली बात है फेक न्यूज़। सोशल मीडिया के युग में बिना जांच के खबरें वायरल हो जाती है जो समाज के लिए क्या है, घातक होती है। यानी खबरें कुछ रहती है उसका विस्तार पूर्वक किसी और तरीके से वायरल कर दिया जाता है जो समाज को गलत चीज़ें फैलाती है। इसके अलावा पेड न्यूज़, विज्ञापनों के दबाव में या पैसों के लेन देन में अखबारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। तो पेड करके पैसा दे के कुछ भी चीज़ें जो भी खबर छपवानी हो वो छपवा सकते हैं। सनसनीखेज, टीआरपी के दौर में गंभीर मुद्दों के बजाय मनोरंजन या विवादित खबरों को ज़्यादा जगह देना, उनको सनसनी खबर फैला के दिखाना। भाषा का गिरता स्तर, हिंदी में इंग्लिश का बढ़ता प्रयोग और व्याकरण की अनदेखी, ये भी हमें देखने को मिल रही है। अब इसे भविष्य की क्या क्या संभावनाएं हैं। तो डेटा जर्नलिज्म, भविष्य में आंकड़ों और ग्राफिक्स के माध्यम से गहरी रिपोर्टिंग की मांग बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए एआई आ गया है, तो खबरों के संकलन और अनुवाद में एआई का उपयोग शुरू हो चुका है, जैसे कि एआई एंकर आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे। सत्यता की जांच, भविष्य में उन्हीं संस्थाओं की वैल्यू होगी जो फैक्ट चेक के माध्यम से सही सूचना देने का भरोसा दिलाएंगे। अब बात करें समकालीन पत्रकारिता के बारे में, देखिए तो 1947 के बाद से अब तक में मिशनरी भावना के साथ साथ व्यावसायिकता और बौद्धिक गहराई का संगम देखने को मिलता है। इस दौर में कई दिग्गज संपादकों और लेखकों ने हिंदी पत्रकारिताओं को वैश्विक रूप से पहचान दिलाई है। अब नीचे हम देखते हैं कि कुछ जो संपादक और लेखक हैं उनके बारे में। तो पहला है, ये समकालीन पत्रिकाएं उनके संपादक हैं। तो पहला है जनसत्ता, प्रभाष जोशी। इन्होंने काली दुनिया और साप्ताहिक चर्चा जैसे स्तंभों से पत्रकारिता में नई धार पैदा की। इनकी भाषा बिल्कुल देसी और बेबाक थी। नेक्स्ट है नवभारत टाइम्स, अज्ञे और अक्षय कुमार जैन। अज्ञे जी ने इसे बौद्धिक गरिमा दी जबकि अक्षय कुमार जैन ने इसे आम जनता तक पहुंचाया। नेक्स्ट है नई दुनिया, जो कि इंदौर से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक है राहुल बारपुते। इस अखबार को हिंदी पत्रकारिता की नर्सरी कहा जाता है जहाँ से कई बड़े बड़े पत्रकार निकले। नेक्स्ट है आज, वाराणसी से विद्या भास्कर जो है इसके प्रमुख रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद आज की गरिमा को बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है दैनिक जागरण, पूर्णचंद्र गुप्त। इसे भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दैनिक भास्कर, श्रवण गर्ग जो है इसके संपादक हैं। इन्होंने भास्कर को आधुनिक और आक्रामक विस्तार दिया। देखिए ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन पत्रिकाओं को आगे पहुंचाने का जो है कार्य किया है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और प्रमुख पत्रिकाओं और उनके संपादकों की जो कि समकालीन दौर के थे। तो पहला है धर्मयुग, इसके संपादक धर्मवीर भारती थे। इस पत्रिका ने कला, साहित्य, सिनेमा और राजनीति को एक साथ जोड़कर हर घर में जगह बनाई। नेक्स्ट है दीनमान, इसके संपादक अज्ञे जी थे और बाद में रघुवीर सहाय रहे हैं। राजनीति और समाज पर गंभीर और तीखी टिप्पणों के लिए यह पत्रिका मशहूर थी। नेक्स्ट है साप्ताहिक हिंदुस्तान, इसके संपादक मनोहर श्याम जोशी थे। इन्होंने पत्रकारिता में किस्सागोई और दिलचस्प भाषा का समावेश किया। नेक्स्ट है रविवार, इसके संपादक एमजे अकबर और सुरेंद्र प्रताप सिंह थे। इसने खोजी पत्रकारिता को हिंदी में स्थापित किया। नेक्स्ट है इंडिया टुडे, इसके संपादक प्रभु चावला रहे हैं
जिन्होंने राजनीति की अंदरूनी खबरों को प्रमुखता दी। इसके अलावा भी हम कुछ और जो कह सकते हैं कि समकालीन दौर के प्रमुख पत्रकार रहे हैं। रघुवीर सहाय, इन्होंने पत्रकारिता को कवि की संवेदनशीलता से जोड़ा और दीनमान के जरिए नए प्रतिमान गढ़े हैं। मनोहर श्याम जोशी, इन्होंने पत्रकारिता के साथ साथ पटकथा लेखन जैसे हम लोग बुनियाद में भी नाम कमाया। नेक्स्ट है सुरेंद्र प्रताप सिंह, इन्हें टीवी न्यूज़ का पितामह कहा जाता है। उन्होंने आज तक के जरिए टीवी पत्रकारिता की भाषा और शैली जो है बदल दी। नेक्स्ट है राजेंद्र माथुर, ये नई दुनिया और नवभारत टाइम्स के संपादक रहे हैं। इन्होंने संपादकीय लेखों का विश्लेषण आज भी पत्रकारों के लिए मिसाल है। नेक्स्ट है ओम थानवी, जनसत्ता के लंबे समय तक संपादक रहे हैं और उन्होंने इसे एक खास बौद्धिक तेवर दिया। नेक्स्ट है आलोक मेहता, इन्होंने आउटलुक और नई दुनिया जैसे संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा डिजिटल और टीवी पत्रकारिता के अगर चेहरों की बात कर ले तो हम देख सकते हैं रवीश कुमार, कस्बा ब्लॉग और अपनी अलग की रिपोर्टिंग खासकर जन सरोकार के मुद्दों के लिए चर्चित है। अजीत अंजुम, डिजिटल प्लेटफॉर्म और यूट्यूब के माध्यम से ज़मीनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। फिर है पुण्य प्रसून वाजपेयी, तो अपनी खास भाषा और विश्लेषण के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएँ कौन सी है। तो हिंदी की जो साहित्यिक पत्रिकाओं की बात कर ले तो आरंभिक युग में हम बात कर सकते हैं उदंत मार्तंड 1826 में, फिर बनारस अखबार 1845 में, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा निकाला गया। ठीक है। नेक्स्ट है भारतेंदु युग की बात कर ले तो तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अलग अलग पत्र जिसने वैचारिक क्रांति प्रदान की है। भारतेंदु युग को कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी, इन सब के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, इसको आप देख लेना। फिर है द्विवेदी युग जो कि अनुशासन और परिष्कार का युग जाना जाता है। इसमें सरस्वती पत्रिका का प्रमुख योगदान हम देख सकते हैं। इसने भाषा को शुद्ध किया और खड़ी बोली को साहित्य की मुख्य भाषा के रूप में बनाया। और इसके अलावा इंदु पत्रिका का भी इस युग में योगदान रहा है। नेक्स्ट है छायावाद और प्रगतिवाद युग, इसमें हम इसको स्वर्णिम काल कह सकते हैं, जिसमें हंस जैसी पत्रिका प्रकाशित हुई। फिर मतवाला, और इसके बाद बात करें तो विशाल भारत जैसी पत्रिकाएँ आई हैं। फिर स्वतंत्रता के बाद की बात कर लें 1950 से 1990 तक के दशक की, इसमें धर्मयुग, दीनमान और आलोचना जैसी पत्रिकाएँ जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारा टॉपिक दिया गया था हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएँ, इसलिए इसको शॉर्ट पे ही मैं आपको दिखा सकती हूँ। समकालीन साहित्यिक पत्रिकाएँ जिसमें आप तद्भव लखनऊ से प्रकाशित होती थी, अखिलेश जो है इसके संपादक थे। नया ज्ञानोदय, फिर है वागार्थ पत्रिका, फिर है पाखी, फिर है कथाक्रम। ठीक है, ये समकालीन पत्रिकाएँ थी। अब इनकी भूमिकाएँ क्या क्या रही है, तो भाषा का निर्माण करना, प्रतिभाओं की खोज करना, तो जैसे कि महान हम कह सकते हैं प्रेमचंद, निराला, अज्ञे जैसे महान कवियों को जो है इन पत्रिकाओं में स्थान मिला। विवाद और विमर्श, साहित्य में नए वादों जैसे कि छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता आदि पर बहस जो है इन्हीं मंचों यानी इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से हुई। आंदोलनों का आधार, स्वाधीनता आंदोलन में इन पत्रिकाओं ने वैचारिक हथियार का काम किया। अगला और अंतिम हमारा टॉपिक है हिंदी पत्रकारिता, दशा, दिशा और संभावना क्या क्या है। तो हिंदी पत्रकारिता आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसके पास गौरवशाली इतिहास की विरासत भी है और आधुनिक तकनीकी की चुनौतियां भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी वर्तमान दशाओं के बारे में। तो इसकी दशा क्या है, विस्तृत पाठक वर्ग। भारत में हिंदी समाचार पत्रों की संख्या जो है अंग्रेजी के मुकाबले कहीं अधिक है। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और अमर उजाला जैसे पत्र दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में से एक है। तो पाठक वर्ग क्या है, आज हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तकनीकी प्रभुत्व, समाचार अब प्रिंट से निकलकर मोबाइल ऐप्स, न्यूज़ पोर्टल्स और सोशल मीडिया तक पहुंच गए हैं। सूचना की गति क्या है, बढ़ गई है। व्यवसायीकरण, पत्रकारिता केवल अब सेवा नहीं है बल्कि एक बड़ा उद्योग बन गया है। विज्ञापन और रेवेन्यू मॉडल ने संपादकीय स्वतंत्रता पर कुछ दबाव जरूर डाला है। इसके अलावा बात करते हैं विश्वसनीयता की
उस पर भी क्या है, संकट आ गया है, क्योंकि अब क्या है, फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ जो है ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे हमें असली बात हम तक नहीं पहुंच सकती। कुछ फेक न्यूज़ जो जल्दी वायरल जल्दी हो जाता है, मतलब मसाला लगाकर हमारे तक पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं पत्रकारिता की दिशा क्या क्या है। हाइपर लोकल रिपोर्टिंग। अब अखबार और पोर्टल्स राष्ट्रीय खबरों के साथ साथ मोहल्ले और तहसील स्तर की खबरों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पाठक अपने आसपास की घटनाओं से जुड़ना चाहते हैं। मल्टीमीडिया अप्रोच। आज का हिंदी पत्रकार केवल लिखता नहीं है, वह वीडियो बनाता है, पॉडकास्ट रिपोर्ट करता है और ग्राफिक के जरिए डेटा समझाता है। इसे कन्वर्जेंस कहा जाता है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया का सहारा लिया जाता है आज की पत्रकारिता के लिए। इंग्लिश का प्रयोग। युवाओं को जोड़ने के लिए पत्रकारिता की जो भाषा है वो बदल गई है। अब आपको शुद्ध हिंदी के बजाय जो बोलचाल की भाषा है, जिसमें अब इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग भी क्या है, बढ़ रहा है। तो अब जो है शब्द क्या है, इंग्लिश का प्रयोग हो गया है। विश्लेषणात्मक। केवल क्या हुआ बताने के बजाय अब क्यों हुआ और क्या इसका असर होगा, इस पर अधिक जोर दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी संभावनाएं क्या क्या है। तो डिजिटल और वेब का दबदबा। आने वाले समय में प्रिंट कागज का महत्व क्या है, बहुत कम हो सकता है, लेकिन जो डिजिटल सब्सक्रिप्शन और वेब जर्नलिज्म है उनका मार्केट बढ़ेगा। क्षेत्रीय भाषाओं के कंटेंट की मांग इंटरनेट पर अब ज़्यादा है। एआई का प्रभाव। समाचारों के संकलन, अनुवाद और डेटा विश्लेषण में एआई जो है बड़ी भूमिका निभाएगा। एआई एंकर्स और ऑटोमेटेड न्यूज़ राइटिंग भविष्य की वास्तविकता है। नेक्स्ट है डेटा जर्नलिज्म। भविष्य में उन्हीं पत्रकारों की मांग होगी जो जटिल डेटा को सरल ग्राफिक्स और कहानियों में बदल सकेंगे। सत्यता की जांच। जिस तरह से फेक न्यूज़ बढ़ रही है, भविष्य में फैक्ट चेक जर्नलिज्म एक अलग और महत्वपूर्ण विधा के रूप में उभरेगा। संस्थान अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए विशेष टीम रखेंगे। रोजगार के अवसर। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन और स्वतंत्र पत्रकारिता में हिंदी भाषा के लिए लाखों नए अवसर पैदा हो रहे हैं। तो ये हमारा पत्रकारिता के ऊपर कंप्लीट टॉपिक था। एमसीक्यू में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो ये पत्रकारिता के ऊपर जितने सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं जीडीसी में, उन सभी का एक्सप्लेनेशन था। और आपको क्या इसमें मुश्किल लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।